नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। बारिश की आशंका, ड्रिलिंग में टनल दरकने का भी अंदेशा। रेस्क्यू के लिए एक्सपर्ट्स ने बताए गए प्लान। संविधान दिवस के मौके पर चीफ जस्टिस ने दिया देश के नागरिकों को यह आश्वासन, कही जो बात है वो दिल को छू लेगी। जेडीयू भी भीम संसद, आरजेडी का माय बीजेपी ने एक्टिव किया काउंटर प्लान। नीतीश लालू को होगी टेंशन। प्रशांत महासागर में मिला विशालकाय पर्वत, बुर्ज खलीफा भी लगेगा बौना, जाने कहां छिपा था। कतर या मिस्र, मिडिल ईस्ट का असली नेता कौन? इजराइल हमास की जंग, मुस्लिम देशों के वर्चस्व की लड़ाई। अब खबरें विस्तार से। सिलक्यारा टनल बचाओ अभियान पर अतिरिक्त सचिव ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अगले 2 दिन बाद से ही ऑगर की ड्रिलिंग शुरू हो पाएगी। यह एक लंबी प्रक्रिया है, हमारे पास 15 दिनों का लक्ष्य है। अब टीम के प्लान के बारे में भी आपको बताते हैं। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग बन रही थी और यह बनते बनते बीच में ढह गई, जिसमें अंदर 41 मजदूर फंस गए। इनको निकालने में सीएम सचिव, प्रशासनिक अमला, एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई है, लेकिन अब तक सारे प्रयास असफल हो चुके हैं। मजदूरों को निकालने के लिए मुहिम 15वें दिन तक पहुंच चुकी है। मजदूरों को बाहर निकालने में इस्तेमाल हो रहे ऑगर मशीन में खराबी के बाद से अब सुरंग में अब वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो गई है। इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट अल्नोड डिक्स ने बताया था कि लंबवत ड्रिलिंग ज्यादा समय लेने वाला है और जटिल ऑप्शन है। इस बीच तमाम प्लान के बावजूद भी कई चुनौतियां हैं, जिसमें बारिश की आशंका और ड्रिलिंग में टनल दरकने का भी अंदेशा शामिल है। असल में एक्सपर्ट्स ने बताया है कि वे सुरंग में मलबे को हटाने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में ड्रिलिंग करने पर विचार कर रहे हैं। वे यह भी देखेंगे कि ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग से मलबा और अधिक गिर रहा है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो यह डरावनी बात होगी, क्योंकि सुरंग के अंदर ही 41 मजदूर है। वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी में मौसम में बदलाव के कारण रेस्क्यू टीम परेशान हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। 26 से 28 नवंबर के बीच बादल छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति साबित हो सकती है। इस सुरंग के बचाव अभियान पर अतिरिक्त सचिव महमूद अहमद ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अगले 2 दिन बाद से ही ऑगर की ड्रिलिंग शुरू हो पाएगी। यह एक लंबी प्रक्रिया है, हमारे पास 15 दिनों का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि हम एक ड्रिप टनल भी बनाना चाहते हैं। डिजाइन बना लिया है और मंजूरी दे दी गई है। हम इन पक्षों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने 2 से 3 और विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है। हमने SJVNL को हमारे लिए 1.2 मीटर व्यास की वर्टिकल ड्रिलिंग करने के लिए कहा है। हमने उन स्थानों की पहचान की है जहां से बेहतर ड्रिलिंग हो सकती है। उन्होंने आगे बताया कि लगभग 15 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है। हमने एक जगह की पहचान की है जहां से अनुमान है कि कुल 86 मीटर की ड्रिलिंग होनी है और यह अगले 2 दिनों में पूरी हो जाएगी। इसके बाद आगे की ड्रिलिंग होगी। अब अगर ऑगर मशीन की बात की जाए तो वह टूट चुकी है। उसका एक हिस्सा मलबे में फंस गया था। इसमें से 15 मीटर हिस्सा निकाला जा चुका है। अब 13.9 मीटर हिस्सा बचा है जिसे निकालना बाकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह हिस्सा कल सुबह तक निकाला जा सकता है। इसके बाद मैनुअल तरीके से मलबा हटाया जाएगा और फिर पाइप को आगे की ओर धकेला जाएगा। फिलहाल ऑगर मशीन के पाइप में फंसे हिस्से यानी सॉफ्ट व फिन्स को निकालने के लिए प्लाज्मा, लेजर और गैस कटर के जरिए कटिंग की जा रही है। एक अन्य प्लान के तहत टनल के बैक साइड से भी ड्रिलिंग का काम जारी है। अभी 10 मीटर की ड्रिलिंग हुई है। उत्तरकाशी टनल के रेस्क्यू पाइप में फंसे सरिये के जाल को काटने का काम जारी है। आपदा सचिव नीरज खैरवाल का कहना है कि अगर ऑगर मशीन के ब्लेड को भी काटने का काम जारी है। करीब 13.9 मीटर पार्ट को काटने का काम जारी है। मशीन के ब्लेड को काटने के लिए प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जा रहा है।
संविधान दिवस के मौके पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने फास्टर 2.0 नाम के एक नए पोर्टल के लॉन्च की घोषणा की है। इस पोर्टल के जरिए किसी भी कैदी की रिहाई का आदेश तुरंत जेल अधिकारियों, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचेगा ताकि उसकी जल्द से जल्द रिहाई सुनिश्चित हो सके। संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ने देश के नागरिकों को आश्वस्त किया कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में चीफ जस्टिस ने अपने संबोधन के आखिर में कहा कि मैं संविधान दिवस के मौके पर भारत के नागरिकों से ये कहना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं और आगे भी खुले रहेंगे। आपको कोर्ट आने से डरने की कभी भी जरूरत नहीं है। न्यायपालिका के प्रति आपकी आस्था हमें प्रेरित करती है। आपका विश्वास हमारा श्रद्धा स्थान है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट शायद दुनिया का इकलौता ऐसा कोर्ट है जहां पर एक व्यक्ति सिर्फ चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर भी इंसाफ की उम्मीद लगा सकता है। महज एक पोस्ट कार्ड, एक मेल ही काफी होता है कि सुप्रीम कोर्ट उस मामले का संज्ञान ले ले और उसे अर्जेंट मानते हुए केस को उसी दिन सुनवाई के लिए लिस्ट भी कर दे। चीफ जस्टिस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसलों का हिंदी और देश की दूसरी क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। इस मौके पर ESCR पोर्टल को हिंदी में भी लॉन्च किया गया है। चीफ जस्टिस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 21,388 फैसलों का हिंदी में अनुवाद कर उन्हें चेक कर इस पोर्टल पर अपलोड किया है। बाकी फैसलों के हिंदी अनुवाद को भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। 9,276 फैसलों का पंजाबी, तमिल, गुजराती, मराठी, तेलुगु, ओडिशा, मलयालम, बंगाली, कन्नड़, उर्दू, नेपाली, असमिया जैसे क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद कर उसे ESCR पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने फास्टर 2.0 नाम के एक नए पोर्टल के लॉन्च की घोषणा की। इस पोर्टल के जरिए किसी भी कैदी की रिहाई का आदेश तुरंत जेल अधिकारियों, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचेगा ताकि उस व्यक्ति को जल्द से जल्द रिहाई सुनिश्चित कर दी जा सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि पिछले 7 दशकों में सुप्रीम कोर्ट ने देश की आम जनता के लिए कोर्ट के रूप में खुद को स्थापित किया है। लोग उस उम्मीद से कोर्ट आते हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। लोग अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए गैर कानूनी तरीके से हुई गिरफ्तारी से बचने, बंधुआ मजदूरी, आदिवासियों के अधिकारों का हनन रोकने के लिए, कार्यस्थलों पर यौन शोषण को रोकने के लिए, साफ पानी, साफ हवा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट आते हैं। यह सारे मामले लोगों की सुप्रीम कोर्ट से रखी जाने वाली उम्मीदों को जताते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि लोगों को इंसाफ दिलाना सुनिश्चित करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की हमेशा ही कोशिश रही है कि उसका प्रशासनिक ढांचा देश की जनता को केंद्र में रखकर काम करे, ताकि देश के आजकल कोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण तक हो रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि देश के लोग इस बात को समझ सके कि आखिर अदालतों में काम किस तरीके से होता है। पिछली बार राष्ट्रपति ने जेल में कैदियों की भारी तादाद पर चिंता जाहिर की थी। हम कानूनी प्रक्रिया को इस तरीके से आसान बना रहे हैं ताकि लोग बिना वजह जेल में रहने के लिए मजबूर ना हो। बिहार में जब से जातीय सर्वे हुआ है तभी से सभी प्रमुख दल जेडीयू से लेकर बीजेपी तक का फोकस जातियों को अपने पाले में करने पर है। जेडीयू आज जहां भीम संसद कर रही है, वहीं बीजेपी ने इसका जवाब अंबेडकर से देने का फैसला किया है। बीजेपी 7 दिसंबर को मिलर स्कूल के मैदान में अंबेडकर जयंती मनाई। जातीय सर्वे के बाद बिहार एक बार फिर जातियों को पकड़ने की राह पर चल पड़ा है। जिस जाति के वोट बैंक को साधना हो, उस जाति के महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि मनाने से प्रमुख दल चूक नहीं रहे हैं। बीजेपी ने यादव सम्मेलन कर लालू यादव के माय समीकरण पर निशाना साधा तो रविवार को जेडीयू ने भीम संसद बुलाकर दलित वोट बैंक पर निशाना साधा। बीजेपी इस क्रम में ज्यादा आक्रामक और योजनाबद्ध तरीके से महापुरुषों की जयंती मनाने में दिलचस्पी दिखा रही है। आइए आपको बताते हैं। जेडीयू ने आज भीम संसद बुलाकर दलित मतों को साधने की कोशिश की है, वह भी नीतीश कुमार के इस थीम के साथ कि जब तक दलितों की बड़ी आबादी को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत नहीं किया जाएगा,
तब तक दलितों का संपूर्ण विकास संभव नहीं है और दलितों के विकास के बिना 21 सदी के बिहार का निर्माण संभव नहीं। इसके जवाब में बीजेपी भी 7 दिसंबर को मिलर स्कूल के मैदान में अंबेडकर जयंती मनाने जा रही है। निशाने पर 20% वोट है। इसके लिए बीजेपी ने संगठन के सभी प्रमुख नेताओं को भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी है ताकि भीम संसद को चुनौती दी जा सके। बीजेपी पहले से भी दलित मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेरती रही है। हाल ही में जीतन राम मांझी को सदन में अपमानित करने के मामले को भी बीजेपी ने खूब भुनाया। पीएम मोदी तक ने इस मसले को कई चुनावी जनसभा में चर्चा भी की। वैश्य मतों को ध्यान में रखकर बीजेपी अभी से ही भामाशाह की जयंती मनाने की तैयारी कर रही है। हालांकि वैश्य और सवर्ण बीजेपी के आधार वोट है। जातीय सर्वे के बाद वैश्य समाज ऐसे भी महागठबंधन सरकार पर बहुत नाराज था। जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि हमारी संख्या 2.81% नहीं है। 1931 की गणना में 2.8 थे। इतने साल बाद भी हम सिर्फ 1% बढ़े हैं। ये तो सरासर गलत है। गणना में ये एंट्री में त्रुटि हुई है। तेली साहू समाज की बैठक में तब यह निर्णय लिया गया था कि हम सभी अपने अपने ब्लॉक में अपनी जाति की गिनती कराकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानकारी दे। बीजेपी पिछड़ों के मसीहा कहे जाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर की भी जयंती जनवरी में मनाने की तैयारियों में जुट गई है। पिछड़ा और अति पिछड़ा को गोलबंद करने का कोई मौका बीजेपी गंवाना नहीं चाहती। अभी स्थल का चयन तो नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व किसी बड़े बीजेपी नेता को बिहार बुलाना चाहती है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व तक यह संदेश भेज दिया गया है कि इधर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ब्लॉक स्तर पर के संगठनिक पदाधिकारियों को अभी से ही तैयारियों में जुट जाने का निर्देश भी दिया है। राजधानी में बापू सभागार में बीजेपी ने गत शनिवार को वीरांगना झलकारी बाई की जयंती मनाकर दलित वोट पर निशाना साधा। इस समारोह में बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं को मंच साझा करने के लिए बुलाया गया था। इनमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता हरीश सहनी, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव समेत कई वरीय नेता भी मौजूद थे। बता दें कि पहले तांती बुनकर अति पिछड़ा में आते हैं, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने तांती बुनकर समाज को दलित में शामिल कर दिया था। इस सम्मेलन में तमाम बीजेपी नेताओं ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार गरीब और दलित विरोधी है। वही केंद्र सरकार दलितों का सच्ची हितैषी है। नरेंद्र मोदी ने योजना बनाकर दलित के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया है। गोवर्धन पूजा के दिन बीजेपी ने यादवों का जुटान राजधानी में कराया। इस महासभा में केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सांसद अशोक यादव, सांसद रामकृपाल यादव, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, एमएलसी नवल किशोर यादव, पूर्व मंत्री राम सूरत राय समेत कई यादव नेता ने संख्या बल दिखाकर राजद सुप्रीमो लालू यादव तक को भी परेशान कर दिया। वह भी इस तरह की राजद सुप्रीमो लालू यादव, नित्यानंद राय और रामकृपाल यादव पर जमकर बरस अपनी खटास निकाली। बहरहाल जातीय सर्वे के बाद नीतीश कुमार ने योजनाबद्ध तरीके से आगामी चुनाव के लिए जाति को एक बड़ा मुद्दा बना डाला। बीजेपी ने नीतीश कुमार के इस मुद्दे को काउंटर करने की रणनीति के तहत जातीय रैली की रैला लगा दी है। हमारे ग्रह पर सबसे रहस्यमय चीज है समुद्र। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम आज तक समुद्र का एक छोटा हिस्सा भी पूरी तरह खोज नहीं सके हैं। वैज्ञानिकों ने अब प्रशांत महासागर में एक विशाल पर्वत खोजा है। यह पर्वत 1.5 किलोमीटर ऊंचा है। वही पर्वत 8 वर्ग किलोमीटर में फैला है। प्रशांत महासागर में वैज्ञानिकों ने एक विशाल समुद्री पर्वत खोजा है जो आज से पहले अनदेखा था। पर्वत समुद्र की सतह से 5249 फीट ऊपर है। यह दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लगभग 2 गुना ऊंचा है। इस पर्वत को सी माउंट कहा जा सकता है, जो लगभग 7900 फीट की गहराई पर स्थित है और समुद्र तल से लगभग 13100 फीट नीचे स्थित है।
श्मिट ओशन इंस्टीट्यूट यानी SOI के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया। अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में ग्वाटेमाला के विशेष आर्थिक क्षेत्र से लगभग 135 किलोमीटर की दूर पर पर्वत का पता चला है। अमेरिका के राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन यानी NOAA सीमाउंट को एक ऐसे पहाड़ के रूप में परिभाषित करता है जिसकी ढलानें खड़ी है। सीमाउंट अक्सर शंकु के आकार में होते हैं जिनका निर्माण प्राचीन ज्वालामुखियों से हुआ होता है। पूरी पृथ्वी पर महासागर में ऐसी कई समुद्री भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं। हालांकि सटीक संख्या अज्ञात है। अनुमान के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा सीमाउंट मौजूद है जो कम से कम 1000 मीटर ऊंचे है। हालांकि इनमें से कुछ को ही खोजा गया है। इस सीमाउंट का पता लगाने के लिए शोध जहाज फ्लारोक पर EM-124 मल्टी बीम इको साउंडर का उपयोग किया गया। इस उपकरण के इस्तेमाल से समुद्र तल की हाई रेजोल्यूशन मैपिंग पूरी हो सकती है। डेटा के मुताबिक यह पर्वत 5 वर्ग मील से ज्यादा क्षेत्र में फैला है। SOI के कार्यकारी निदेशक ज्योतिका विरमानी ने कहा, समुद्र के नीचे छिपा 1.5 किलोमीटर से अधिक ऊंचा पर्वत मिला है। ये अभी तक लहरों के नीचे छिपा था। वास्तव में हमें इससे पता चलता है कि अभी कितना कुछ खोजना बाकी है। उन्होंने आगे कहा, एक कंप्लीट स्लिपोर मैप हमारे महासागर को समझने का एक मूलभूत तत्व है। ऐसे युग में रहना बेहद रोमांचक है जिसमें टेक्नोलॉजी के जरिए पहली बार हमें ग्रह के इन अद्भुत हिस्सों का मैप बनाने और देखने की अनुमति मिली है। सीमाउंट जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट होते हैं। इनकी सतहों पर विभिन्न प्रकार के क्रस्टेशियंस, स्पंज और कोरल बस सकते हैं। अन्य जानवर इनसे भरण पोषण प्रदान करते हैं। हमास ने शनिवार को बंधकों के दूसरे ग्रुप को छोड़ दिया। कई घंटों की देरी के बाद हमास ने 13 इजरायली बंधकों को रिहा किया। इजरायल ने तुरंत कह दिया था कि हमास ने डील को तोड़ा है। हालांकि मिस्र ने इसके तुरंत बाद अपने अधिकारियों को हमास के पास भेजा। इजराइल और हमास के बीच 4 दिनों का युद्ध विराम चल रहा है। इसके बदले हमास इजरायली बंधकों को रिहा कर रहा है, लेकिन शनिवार को हमास की ओर से इजरायली बंधकों के वापस लौटने में देरी हुई। इस कारण इजराइल की सांसें कई घंटे तक अटकी रही। इजराइल ने तुरंत कह दिया कि हमास ने कतर की मध्यस्थता के जरिए हुए युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। इस संकट को खत्म करने के लिए मिस्र आगे आया, जिसने बंधकों की रिहाई के लिए हमास पर दबाव बनाया। मिस्र ने गाजा पट्टी में खुफिया अधिकारी भेजे। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र और मध्य पूर्व के प्रमुख डॉक्टर शायहर जवी ने बताया कि आखिर मिस्र का क्या हित है और समझौते को पूरी तरह से लागू करने में वह हमास के खिलाफ कैसे मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि मिस्र का हमास पर काफी प्रभाव है क्योंकि गाजा पट्टी से बाकी दुनिया में पहुंचने का गेट मिस्र में ही खुलता है। यह एकमात्र मित्र देश है जो गाजा से जुड़ा है। बंधकों को छोड़ने के बाद आखिर मिस्र के अधिकारी हमास के पास क्यों गए? इसे लेकर हरजवी कहते हैं कि वे दिखाना चाहते हैं कि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वे दिखाना चाहते हैं कि क्षेत्र में वह एक बड़े खिलाड़ी है और इस तरह उन्हें बहुत अधिक प्रतिष्ठा मिलेगी। मिस्र का मानना है कि इस पूरे क्षेत्र का नेतृत्व हमास को नहीं दिया जा सकता। मिस्र जानता है कि गाजा में क्या हालात है और इसे प्रमुखता भी देता है। वही कतर के हित का जिक्र करते हुए हरजवी ने कहा कि वह एक ऐसा देश है जिसने हाल के वर्षों में खुद को एक ऐसे देश के तौर पर दिखाया है जिसे हर किसी से बात करना आता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिला है। कतर ने तब ईरान और अमेरिका की डील कराई थी। ईरान ने तब $6 अरब के बदले बंदियों को रिहा किया था। कतर खुद को क्षेत्र के एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर देखता है जो अमेरिका के साथ संबंध सुधारने में सफल रहा है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।